नमस्कार। करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। देखिए, 24 जनवरी को दो बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। पहला है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ ली थी और महिला सशक्तिकरण को इससे जोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण हेतु इस दिवस को 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओके। इसके अलावा दूसरा दिवस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2018 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की प्रथा शुरू हुई है। 2025 की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम एआई और शिक्षा स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी, इसको रखा गया है। ओके। अमेरिका चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इसके नए राष्ट्रपति बने हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं। पहला डिसीजन, अमेरिका डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देश की सूची से बाहर हो गया है, अपने आप को उसने बाहर किया। और पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका बाहर हो गया है। देखिए, ये दोनों जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने की प्रक्रिया है, ये जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब भी इन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन चूंकि एक नियम है कि ये दोनों समझौते जिस दिन हस्ताक्षर होते हैं उसके ठीक एक साल बाद प्रभावी होते हैं, तो एक साल के भीतर तब चुनाव थे और तब दूसरी बार राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप हार गए थे। तो जब जो बाइडेन आए थे तो उन्होंने इनके फैसले को पलट दिया था। तो एक बार फिर अब जब वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो एक बार फिर से उन्होंने ये फैसला लिया है डब्ल्यूएचओ और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का। ओके। ये क्यों लिया गया है? देखिए, डब्ल्यूएचओ से बाहर होने का फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि कोरोना काल में डब्ल्यूएचओ ने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से अमेरिका चाह रहा था कि वो काम करे। ठीक है। चूंकि डब्ल्यूएचओ जो है उसमें 194 सदस्य देश हैं और उसमें वित्त योगदान सबसे अधिक अमेरिका का रहता है। डब्ल्यूएचओ के वित्त पोषण में सबसे अधिक 18% का योगदान अमेरिका करता है। दूसरे नंबर पर बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है और भारत का योगदान के क्रम में 18वां नंबर है पूरे विश्व में। ठीक है। तो अमेरिका का ये मानना था कि कोरोना काल में डब्ल्यूएचओ ने उस तरीके से कार्य नहीं किया जिस तरीके से कार्य उसको करना चाहिए था, इसलिए अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से बाहर होने का फैसला किया। रही बात पेरिस जलवायु समझौते की, जो 2015 में एक कानूनी बाध्यकारी समझौते के रूप में लागू हुआ था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने के लिए। आपको बता दें, विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाले टॉप 3 देश में नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर अमेरिका और नंबर 3 पर भारत है। तो अमेरिका ने इससे बाहर होने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि अमेरिका के पास तेल और गैस के विशाल भंडार हैं और वो जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से उसने इस फैसले से, इस समझौते से बाहर होने का फैसला लिया है। ठीक है। और अमेरिका के बाहर होने के बाद अमेरिका ईरान, यमन और लीबिया के साथ उन देशों में शामिल हो जाएगा जो कि अब तक इस समझौते से बाहर हो चुके हैं। ओके। तो ये महत्वपूर्ण बात है, जरूर याद रखिएगा। अगली खबर है बिहार की राजधानी पटना से। यहाँ पर 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 20 और 21 जनवरी 2025 को संपन्न हुआ। कहां पर? बिहार के पटना में। अगली खबर इसरो से संबंधित है। हाल ही में भारत सरकार ने इसरो के तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दी है। लॉन्च पैड जहां से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है, उपग्रहों को लेकर जो रॉकेट जाता है उसका प्रक्षेपण लॉन्च पैड से ही किया जाता है। तो अब तक भारत में इसरो के 2 लॉन्च पैड हैं और अब तीसरा लॉन्च पैड के निर्माण को अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। ये कहां पर निर्मित होगा? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, उसी में ही इसका भी निर्माण किया जाएगा। 4 वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है। लगभग 3,984.86 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए दिया गया है। आपको बता दें, पहला लॉन्च पैड 1990 के आसपास स्थापित हुआ था और पहले लॉन्च पैड से पीएसएलवी और एसएसएलवी जैसे रॉकेटों का प्रक्षेपण किया जाता था, जबकि दूसरा लॉन्च पैड 2005 के आसपास काम करना शुरू किया था। इससे जीएसएलवी और एलबीएम 3 के माध्यम से, रॉकेटों के माध्यम से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता था।
चंद्रयान-3 जो कि अभी हाल ही में भारत द्वारा एक सफल मिशन रहा था, उसका भी प्रक्षेपण दूसरे लॉन्च पैड से किया गया था। ओके, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 और 25, अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 5वीं बार कर्नाटक ने जीता। कर्नाटक ने फाइनल में विदर्भ को 36 रन से हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब इन्होंने जीता है। INCOIS ये क्या है? ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है जो कि हैदराबाद में स्थित है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चयनित हुआ है संस्थागत श्रेणी में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दो क्षेत्र में दिए जाते हैं, संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी। तो संस्थागत श्रेणी का ऐलान हो गया है, व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार किसको मिला है इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है, जैसे होगा हम आपको बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की बात करें तो ये भारत में हिंद महासागर के लिए सुनामी वार्निंग सेंटर का एक प्रकार से काम करता है। सुनामी आने के ठीक 10 मिनट पहले ये बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र जो कि कहां पर स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। ओके, गुजरात में हाल ही में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी चाह रहा है। उसी की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गुजरात में पहले ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पीटी ऊषा जो कि भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, गगन नारंग ये उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा ओलंपिक पदक के विजेता और शोधकर्ता शामिल हुए। ओके, चलिए अगली खबर देखते हैं। याला ग्लेशियर नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में स्थित है, काफी चर्चा में है। एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार ये बताया गया है कि 2040 तक ये ग्लेशियर पिघल जाएगा, गायब हो जाएगा बिल्कुल। 1974 से 2021 के बीच इसके क्षेत्रफल में 36% की कमी आई है और ये एक चिंता का कारण है। यूएन ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है और 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। अगली खबर है नाइजीरिया। नाइजीरिया ब्रिक्स का नया भागीदार देश बना है, 9वां भागीदार देश। देखिए यहाँ पर मैं भागीदार देश कह रहा हूँ, इसको सदस्य देश मत समझिएगा। भागीदार अलग है, सदस्य अलग है। तो ये 9वां भागीदार देश बना है। ब्रिक्स में वर्तमान में 10 मुख्य सदस्य देश हैं और 9 भागीदार देश हैं। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। ब्रिक्स के जो 10 मुख्य सदस्य हैं उनको देख लीजिए: भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और इथोपिया, जिसमें इंडोनेशिया अभी हाल ही में 10वां इसका सदस्य बना है। सऊदी अरब भी लाइन में है लेकिन अभी वो ऑफिशियली तौर पर सदस्य नहीं बन पाया है। ओके, जबकि 9 भागीदार देश कौन कौन से हैं? नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का अनावरण हाल ही में किया। इसका नाम है तियानशान सेंगली सुरंग और ये 22.13 किलोमीटर लंबी सुरंग है। अगली खबर है एंटिटी लॉकर। जैसे आप लोगों ने डिजी लॉकर का नाम सुना होगा जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करके रख लेते थे, उसी की तर्ज पर भारत सरकार ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है एंटिटी लॉकर। दोनों में अंतर यही है कि वो व्यक्तियों के लिए था, ये व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये संस्थाओं के लिए है। व्यवसायों और संगठनों के लिए दस्तावेज प्रबंधन को सरल बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। यानी जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े फर्म हैं, जो गैर लाभकारी संगठन है, वो सब अपने दस्तावेज को इसमें एक इकट्ठा करके रख सकती हैं और जरूरत आने पर उसको आसानी से काम में ले सकती हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित इसको किया गया है जो कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसमें सरकारी संगठन, निजी कंपनियां, एमएसएमई और गैर लाभकारी संगठन शामिल हैं। व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो कि भी मैंने आपको बताया। ओके, तो ये रहा करंट अफेयर्स आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।